सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल में अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़ें। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। अभी प्रीलिम्स के लिए एक तो एडवांस करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है जिसमें टोटल 50 टेस्ट हैं। 10 टेस्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आप उन 10 टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बाद में थोड़ा मुश्किल होगा चीज़ें कवर कर पाना, तो अभी 10 टेस्ट है उनको भी कवर कर सकते हो। और जो बाकी टेस्ट अपकमिंग है, जैसे 11th टेस्ट नेक्स्ट संडे को शेड्यूल्ड है। 10th टेस्ट का रिजल्ट जल्द से जल्द अनाउंस कर दूंगा। और देखते हैं यहाँ पे कई सारे जो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मैं आखिरी में आपसे डिस्कस करूँगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरफेस टू एयर और फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन और समर। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल. The summer employs Vypel R-73 and Vypel R-72 air-to-air missile, which are of Russian origin. Summer one system has 12 km range, which allows it to take on low-flying aerial targets like fighter planes, helicopters and अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो अभी सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन या फिर शॉर्ट में समर इसके लिए इस्तेमाल किया गया। सो इंडियन एयरफोर्स ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया समर को इन एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति करके अभी एक एक्सरसाइज हुई थी, अस्त्र शक्ति। तो अस्त्र शक्ति नाम से एक एक्सरसाइज हुई थी। एंड इसमें जो ये आपकी यू कैन से कि ये जो शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन मिसाइल है, इसको सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसको टेस्ट किया गया था। तो अगर आपसे ये पूछे कि रिसेंटली समर न्यूज़ में था तो ये क्या है, तो इट्स अ बेसिकली यू कैन से कि इट्स अ मिसाइल सिस्टम। और इसमें देखो ये कुछ मिसाइल्स भी है इस, क्योंकि मिसाइल सिस्टम है तो इसमें ये 2 एयर टू एयर मिसाइल्स भी हैं जो कि रशियन ओरिजिन की हैं। एंड 12 किलोमीटर रेंज तक ये टारगेट कर सकता है किसी को भी। कोई भी टारगेट हो, हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन्स हो, किसी भी तरीके को उनको टारगेट इजीली कर सकता है। सो इसकी जो स्पीड है लगभग मैच 2 से 2.5 तक रेंज है। इसकी जो स्पीड है दैट इज़ मैच 2 to 2.5 इसकी आपकी रेंज है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। ये न्यूज़ अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ आपकी आई है, इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एट एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। फिर देखते चिट फंड्स के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिट फंड्स। अ चिट फंड इज अ टाइप ऑफ रोटेटिंग सेविंग्स क्रेडिट एसोसिएशन सिस्टम practiced in India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan and other Asian countries. Then यहाँ पे चिट फंड स्कीम में बी ऑर्गेनाइज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इनफॉर्मली अमंग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स. In some variations of chit funds, the savings are of specific purpose. Chit funds are often microfinance organizations. एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि कंटेंट आपको विजिबल है क्या। कोई अगर फ़ोन में देख रहा हो, मोबाइल फ़ोन में देख रहा हो, तो आपको कंटेंट विजिबल है क्या, ये जरूर से बताना। ठीक है, करेक्ट आपको बताना है विथ रेफरेंस टू द चिट फंड। तो चिट फंड अगर आप देखोगे ना, जैसे आप देखोगे कि कई लोग, जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो रोटेशन वाइज, जैसे मान लो X पर्सन के पास, फिर वो उस सेविंग का यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से एक हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्कीम है, सेविंग स्कीम है, जो कि प्रैक्टिस की जाती है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और दूसरे एशियन कंट्रीज़ के अंदर। एंड ये भी है कि ये जनरली ये जो चिट फंड स्कीम्स होती हैं ये फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के बीच में रहती हैं। आपने देखा होगा कई अर्बन एरियाज़ में भी कई लोग जो है साथ मिल के चिट फंड क्रिएट कर लेते हैं और फिर कुछ ऐसे ही जिसका कुछ ऐसा नंबर निकले उसको वो फिर जो सेविंग है कुछ समय के लिए उसका इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इसमें आपका सही हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चिट फंड्स वेदर चिट फंड्स आर मैनेज्ड बाय RBI या गवर्न होती हैं कि नहीं। सो कॉप लॉस ₹12 करोड़ इन चिट फंड स्कीम्स, लगभग 12 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है चिट फंड स्कीम्स। नेक्स्ट देखते हैं लेट ब्लाइट के ऊपर है। लेट ब्लाइट अगर देखा जाए तो ये डिजीज़ ऑफ फ्रूट्स हैं, पहला स्टेटमेंट है। इट इज़ कॉज्ड बाय वाटर मोल्ड पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। द डिजीज ऑकर्स इन ह्यूमिड रीजन विथ टेम्परेचर रेंजिंग फॉर, जहाँ पे टेम्परेचर 4 से 29 डिग्री सेल्सियस तक है। तो करेक्ट जो है वो आपको बताना है। सो ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ बेसिकली पोटैटो एंड टोमेटो प्लांट्स का है। पोटैटो और टोमेटो प्लांट्स का ये डिजीज़ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये फ्रूट्स का डिजीज़ नहीं है, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड वाटर मोल्ड फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसकी वजह से कॉज भी होता है। एंड ये बेसिकली मान लो क्योंकि ये फंगल डिजीज़ है एक प्रकार से, तो
फंगल डिजीज़ होने की वजह से अगर फंजीसाइड की अगर बात की जाए, फंजीसाइड केमिकल होता है जो कि फंगस को मारने का काम आता है। तो अगर आप फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो इस डिजीज़ का खात्मा जो है वो किया जा सकता है। एंड रेजिस्टेंट टोमेटो एंड पोटैटो वैराइटीज़ डेवलप भी की गई हैं जो कि इस बीमारी से बचाया जा सके। तो ये आपको याद रखना है कि टमाटर और पोटैटो मतलब आलू और टमाटर में ये बीमारी आपकी रहती है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा तो आंसर 2 और 3 आपका बन जाएगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स आप लोग साथ साथ में नोट करते जाना, ठीक है। और इसका देखो अभी रिवीजन पीडीएफ फिर मैं लास्ट में जो भी एडवांस करंट अफेयर्स का जो हिस्सा है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर जो एडवांस करंट अफेयर्स का जो लोग हिस्सा है तो वो चाहें तो फिर बाद में पीडीएफ उनको मिल भी जाएगा। और टेस्ट आप लोग जरूर से देते रहें, जो कि अभी जैसे 10वां टेस्ट हो गया, बाकी के 9 टेस्ट भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी की जो 9 टेस्ट हैं उन 9 टेस्ट को भी आप चाहें तो अटैम्प्ट जो है वो कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपका वी कैन से कि मतलब सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। तो ये देखो ये आपका इंडियन एक्सप्रेस के अंदर न्यूज़ आई है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कल्चरल फंड है, इसकी न्यूज़ भी देखो ये PIB के अंदर आपकी आई है, ठीक है, PIB के अंदर है। अभी सुबह के 4:40 हुए हैं जब मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, 4:40 हुए हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन। आप लोग भी सुबह उठो, थोड़ा हैबिट डेवलप करो। अभी एग्ज़ाम है तो इस टाइम पीरियड में आपको उठना भी चाहिए। सुबह उठो, अपना जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको करके और फटाफट एक रूटीन सेट करो। बहुत मुश्किल होता है रूटीन सेट कर पाना। और देखो अगर आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप रूटीन सेट नहीं करोगे ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अगर ये ऐसे इश्यूज़ को आप फेस कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप रूटीन सेट करो और उसमें एक एक्टिविटी मार्क करो। जैसे मुझे क्या किया, पहले मैंने जैसे आई हैव मार्क दिस कि आई हैव टू रिकॉर्ड दिस सेशन अराउंड 4:30 AM, है ना। तो ये आई हैव डिसाइडेड, तो आई हैव टू वेक अर्ली इन द मॉर्निंग 4:15 4 o'clock आई हैव टू वेक। इसकी वजह से सोना भी 10 बजे पड़ता है और ट्राई कि 10 साढ़े 10 तक सो जाया जाए। तो ये आप लोग भी अगर आप एक रूटीन सेट करोगे ना और एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फेस करोगे, खास तौर से वो लोग जो स्ट्रेस को फेस करते हैं, डिप्रेशन को फेस करते हैं, होता है ना डिप्रेशन कई बार माइंड के अंदर आ जाता है, नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो आने लगती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगा। नेचर के साथ जब तक हम चलते रहेंगे ना तो ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करेगा। आप ट्राई करो हफ्ते 2 हफ्ते, अगर आप इस चीज़ पे एक बल डेवलप कर लेते हो ना, देखो जो एक कमिटमेंट होता है ना, या आप कह सकते हो कि किसी चीज़ को अचीव करने की जो एक दृढ़ शक्ति होती है वो छोटी छोटी चीज़ों से होती है। छोटी छोटी चीज़ें जो आप डिसाइड करते हो, जब उसको करने लगते हो ना तो बड़ी चीज़ आप अपने आप अचीव कर लेते हो। आप अगर छोटी चीज़ ही नहीं कर पाते हो, आप सोचते हो मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगा और उठते हो 10 बजे, तो जब आप उस छोटी सी चीज़ को नहीं कर पा रहे हो तो फिर बड़ी चीज़ कहाँ से अचीव कर पाओगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स जो सेट करते हो कि मुझे वॉक करना है, मुझे अपनी डाइट हैबिट्स का इस तरीके से रखना है, ऐसे कुछ भी जो भी आपने डिसाइड किया, मुझे अर्ली मॉर्निंग में उठना है, जब आप ये थॉट प्रोसेस मन के अंदर लाओगे तो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इनको अचीव करके आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और एक रूटीन भी डेवलप होगा। ये ध्यान में रखना है। चलो नेशनल कल्चरल फंड की बात करें, इट्स एस्टैब्लिश्ड एज अ फंडिंग मैकेनिज्म डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज एंड पैटर्न ऑफ फंडिंग फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इट वाज सेट अप बाय NGOs. The NCF is managed and administered by council to decide the policies and executive committee to actualize those policies. करेक्ट जो है वो बताना। तो नेशनल कल्चरल फंड के ऊपर ये है। तो अगर आप देखोगे तो ये भी आपका PIB की जो न्यूज़ है। तो ये जो फंड है इट वॉज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ ट्रस्ट अंडर चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1890। तो आपको याद रखना है कि इसे एक ट्रस्ट के रूप में, अगर आपने ARC रिपोर्ट वाला कोर्स किया हो तो मैंने ARC रिपोर्ट कवर की हुई है, मेजर जो रिपोर्ट्स हमें GS के लिए चाहिए, तो वो रिपोर्ट्स उसमें मैंने आपको सोशल कैपिटल वाली रिपोर्ट में ट्रस्ट क्या होते हैं, एंडोमेंट्स क्या होते हैं, ये सब डिस्कस किया। GS पेपर 2 मेंस में इंपॉर्टेंट भी है। तो ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ ट्रस्ट अंडर चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1819। ये है आपको ये इसके तहत इसका गठन भी किया गया है भारत सरकार के लिए। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि इट वाज सेट अप बाय द NGOs के द्वारा तो नहीं है, ये तो सरकार के द्वारा ही है, तो गलत हो गया। एंड ये मैनेज आपकी NCF इज़ मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय काउंसिल, एक काउंसिल भी है और इस काउंसिल में के जो चेयरपर्सन है दैट इज़ बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, टूरिज्म और कल्चर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ
टूरिज्म एंड कल्चर। और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है इसकी 24 है, जिसमें चेयरमैन है और मेंबर सेक्रेटरी है। टोटल अगर देखा जाए इंक्लूडिंग बोथ चेयरमैन एंड मेंबर सेक्रेटरी, और टीम ऑफ 19 मेंबर्स जो हैं जो वेरियस फील्ड्स की अगर बात करें इसमें हैं, जैसे कॉर्पोरेट से, प्राइवेट से, नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से। एंड इसमें क्या है कि कैसे जो नॉन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, ये भी इसका एम है, मतलब इस फंड से रिलेटेड। सो ये आर्ट और कल्चर जो भारत का है ना उससे रिलेटेड फंडिंग को प्रमोट करने की बात इसमें की गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट, अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तब आंसर होगा 1 and 3, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स, with reference to solid fuel missiles need to be fueled immediately ahead of the launch. They are often easier and safer to operate and require less logistical support, making them harder to detect and more survivable than liquid fuel weapon. Solid propellants are a mixture of fuel and oxidizer. Metallic powders such as aluminium often serve as a fuel. Ammonium perchlorate, which is the salt of perchloric acid, and ammonia is the most common oxidizers. करेक्ट जो है वो बताना। देखो क्या होता है कि अगर आप देखोगे ना तो मिसाइल में भी रॉकेट एक यूज़ होता है। रॉकेट को रन करने के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है। फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है और फ्यूल जो है जनरली देखा जाए तो सॉलिड भी हो सकता है। तो जैसे है ना, तो यहाँ पे जैसे ये जो मिसाइल अगर हम बात करें सॉलिड फ्यूल मिसाइल, तो इसमें क्या है मतलब ये जो सॉलिड फ्यूल मिसाइल है इसको तुरंत लॉन्च के बाद फ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है, फ्यूल्ड है ना, तो इट डू नॉट नीड टू बी फ्यूल्ड इमीडिएटली अहेड ऑफ द लॉन्च। तो जैसे मान लो कि जैसे कोई भी है, तो जैसे ये लिक्विड फ्यूल वाली बेस्ड है, तो मान लो अभी आपको लॉन्च करना है 1 घंटे के अंदर, तो उसको पहले ही तुरंत फ्यूलिंग करनी पड़ी। सॉलिड फ्यूल मिसाइल की ऐसा नहीं है, वो उसको आपको तुरंत ऐसा फ्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला गलत हो गया। दे आर ऑफन ईजियर एंड सेफर टू ऑपरेट, ईजियर है, सेफर है ऑपरेट करना। और लॉजिस्टिकल सपोर्ट की बात करें वो भी कम है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल है तो इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इसे आसान से डिटेक्ट करना भी आसान नहीं है, ये भी कहा गया कि इसको डिटेक्ट करना भी इतना आसान, इट्स नॉट इजी टू डिटेक्ट इट एज वेल। तो ये भी इसका आप कह सकते हैं बेनिफिट है। अब इसमें देखो फ्यूल ऑक्सीडाइज़र, इसमें मेटेलिक पाउडर का भी इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखना, जिसमें एल्यूमिनियम होता है जो कि फ्यूल के रूप में काम करता है। अमोनियम परकोलेट होता है जिसमें जो कि परकोलिक एसिड और अमोनिया का सॉल्ट है ना। तो ऑक्सीडाइज़र, तो देखो जैसे कोई भी चीज़ अगर आप जैसे कोई भी चीज़ जैसे एनर्जी जनरेट होती है, तो उसमें क्या, जैसे फायर जलती है ना, फायर के लिए आपको ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइज़र। तो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी आग लगे सपोज करो, तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई आप रोक दो तो नहीं जलेगी। तो जब बर्निंग होती है एक पर्टिकुलर उसमें, तो वो थ्रस्ट जनरेट करती है, एनर्जी या जो है जनरेट करती है, जिससे कोई भी रॉकेट मूव करता है, तो उसके लिए ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे अमोनियम परकोलेट ऑक्सीडाइज़र के रूप में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही थे। ये याद रखना, नोट कर लेना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग थोड़ा सा मतलब कंटेंट आपको दिख रहा है कि नहीं। अब देखो, व्हाट आर द सॉलिड फ्यूल मिसाइल एंड व्हाई इज़ नॉर्थ कोरिया डेवलपिंग देम। सॉलिड फ्यूल मिसाइल क्या है और क्यों नॉर्थ कोरिया इसको डेवलप कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 14th अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज बॉट इन आफ्टर द सिविल वॉर एंडेड and extended liberty right granted by bills of right to formerly enslaved people. It says that if any person previously elected by to any government office took part in the instruction took part in insurrection or rebellion, they can still hold office again. करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे भी देखोगे, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है जिस पर ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हुआ है। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ 14th अमेंडमेंट यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ये जो अमेंडमेंट है ये इट वाज बॉट इन आफ्टर सिविल वॉर एंडेड 1861-65 में, एंड एक्सटेंडेड लिबर्टी एंड राइट्स ग्रांटेड बाय बिल ऑफ राइट्स टू फॉर्मली एंसेल्ड पीपल। तो जो लिबर्टी दी गई सिविल वॉर के बाद, जो लिबर्टी, जैसे बहुत सारे लोग थे उनको स्लेव के रूप में रखा जाता था, तो इस बिल के माध्यम से उनको सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करना, कुछ जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करना। इट सेज दैट इफ़ एनी पर्सन प्रीवियसली इलेक्टेड टू एनी गवर्नमेंट ऑफिस टुक पार्ट इन रिबिलियन, अगर मान लो कोई भी पर्सन है और वो इलेक्ट हो गए और फिर किसी रिबिलियन एक्टिविटी में है, तो वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं। ये 14th अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के केस में जैसे हुआ था ना कि जब इलेक्ट नहीं हुआ ये,
तो उसके बाद फिर वहाँ के पार्लियामेंट में हमला हो गया था, तो उस वजह से ये अमेंडमेंट के माध्यम से आप कह सकते हो कि हटाने की बात चल रही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात किया जाए तो इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, अवार्डेड एनुअली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड अफेयर्स के द्वारा। रिसिपिएंट्स जो है दे आर सेलेक्टेड बाय कमिटी मिनिस्ट्री एंड ऑनर्ड फॉर देयर जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स के अंदर फॉर अ 4 ईयर, ठीक है, एट इंटरनेशनल लेवल पे। तो एक चीज़ देखो आपको क्या देखना है कि पहली चीज़ तो देखो ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। दूसरा आप ये याद रखना कि 4 ईयर्स के उसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस उस बेसिस में दिया जाता है। तो पहला वाला तो गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं 2 और 3। ये इस साल आई थिंक 23 के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, और आप देखोगे तो ये भी अगर देखा जाए तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेशन को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 तक आपका हिंदू सेशन आएगा, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल की बात किया जाए, स्टेटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अदर मेंबर ऑफ द बोर्ड्स आर इलेक्टेड बाय सिलेक्शन कमिटी बाय द सिलेक्शन कमिटी by the Prime Minister of India. Jurisdiction of security appellant tribunal extend to companies situated across India. भारत के में जो भी कंपनीज है प्रेजेंट है उन पर ये लागू होता है। सो ये एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी का मतलब हुआ है कि दिस इज एज पर द लॉ के रूप में इसको इस्टाब्लिश किया गया है। एंड एक सेक्शन है, सेक्शन 15 के ऑफ सेबी एक्ट ऑफ 1992, जिसके तहत इसका गठन किया गया। तो इसलिए ये स्टेटरी बॉडी है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और दूसरे जो मेंबर है बोर्ड के, वो प्राइम मिनिस्टर जो है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आर इलेक्टेड बाय सिलेक्शन कमेटी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जुरिडिक्शन इसमें सारी कंपनीज़ का है, जो भी कंपनीज भारत के अंदर प्रेजेंट है। सो ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि ये अपीलेंट बॉडी है। अपीलेंट का मतलब इसमें अपील किया जाता है। तो इसमें जैसे मान लो कोई भी जजमेंट इरडाई के द्वारा दिया जाता है। इरडाई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई जजमेंट PFRDA के द्वारा दिया जाता है, पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो ये है ना, या कोई दूसरे लाइक ऑर्डर्स पास बाय सेबी के द्वारा है, तो इनका जो भी जजमेंट है उसके खिलाफ अपील आप इसमें कर सकते हो सिक्योरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये है, कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल इसमें एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर कोई अर्जेंसी होती है तो मैं खुद आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड करता हूँ। सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करें, और ये 10th टेस्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है, और 11th टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। 20% का ऑफर भी आपके लिए एक्टिव था, तो जिन्होंने टेस्ट दिया, अच्छा किया, उसका रिजल्ट मैं आपको पब्लिश कर दूंगा, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना रिजल्ट को। 2 ईयर्स का पूरा एडवांस करंट अफेयर्स केस में कवर्ड है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम की बात किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हम लोग, जैसे आप लोगों ने मुझे मेल किया, काफ़ी लोगों ने, बाकी जिन्होंने मेल नहीं किया है वो मुझे मेल करें, जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुका है। तो ये मेल ID है सौरभ पांडे 456321। ये सारी जानकारी आप मुझे देना है मेल के अंदर। इससे मैं आपको इंडिविजुअली कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है वो मैं आपको मैसेज करूँगा। साथ में आपको अपनी रिसिप्ट जरूर से भेजनी है। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को मेल के साथ भेजना है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा। कैसे ज्वाइन करोगे मेंटरशिप प्रोग्राम को, कि आप सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, और उसमें आपका मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है। तो आपको गो थ्रू ये सारा डिटेल मुझे देना है, ठीक है। तो जिससे कि हम तरीके से कर सकें। देखो प्रीलिम्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रह जाते हैं, कुछ छोटे छोटे चीज़ों से रह जाते हैं। तो एम यही है कि जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने वो सब लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। तो ये मुझे जानकारी ज़रूर से चाहिए होगी, जिससे कि मैं आपके लिए काम कर सकूँ। जैसे अटेम्प्ट कितना हुआ, GS में स्कोर, CSET में स्कोर, CSET का कैसा प्लान है आपका, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड क्या है, PIQs आप कैसे करते हैं, NCERT कौन कौन सी, ये सारी जानकारी आपको देना है। इन सब्जेक्ट्स को आपने कैसे पढ़ा है, इससे एक आइडिया लगेगा, और आपको फिर एक रिवर्ट मेल भी आने लग जाएगा, और एक ग्रुप बन के, और फिर आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं आपके साथ रहूँगा, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे। जैसे मंडे को मैं आपको टारगेट दूंगा, सैटरडे को रिव्यू होगा, इस टाइप से हम लोग का चलेगा। पूरा 6 महीने तक है। अभी जो भी प्राइस रखा गया है, उस प्राइस को अगर आप पर मंथ के हिसाब से डिवाइड करो, 300-400 रुपये आता है, ठीक है। तो इतनी तो आप मेरी वैल्यू लगा ही सकते हो कि 300-400 रुपये महीना वैल्यू तो लग ही सकती है, ठीक है। मतलब इसको अगर आप थोड़ा सोचो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई विल बी योर मेंटर अगर आप चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। एंड डाउनलोड द सौरभ पांडे CSE ऐप। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।